जय हिंद। मैं रजत यादव आपके अपने चैनल लेट्स साइंस फ्यूचर पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में प्रकाश के बारे में बताया था, उसकी घटनाओं के बारे में वर्णन किया था। प्रकाश में कितनी घटनाएं होती हैं और उन सारी घटनाओं के बारे में हमने पिछले वीडियो में आपको सारी जानकारी उपलब्ध कराई थी। और अब उससे आगे इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो के अंतर्गत हम क्या बताएंगे तो ये सुन लीजिए। पहली बात, हम प्रतिबिंब के बारे में बताएंगे। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, प्रतिबिंब दिखता कैसा है, कैसे प्रतिबिंब को दिखाई देता है, वो हम आपको विद चित्र के माध्यम के सहित सब कुछ जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। और इसके साथ साथ मैं दर्पण के बारे में भी बात करूंगा कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण कैसे दिखते हैं, दर्पण के चित्र कैसे होते हैं, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो के अंतर्गत आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हम प्रतिबिंब के बारे में आपको बताएंगे। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं ये सब बताएंगे। तो चलिए पहली हेडिंग हम प्रतिबिंब से ही शुरू करते हैं। तो पहली हेडिंग लगाते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को इंग्लिश में इमेज कहते हैं। आप लोग जानते होंगे, जिसको नहीं पता है वो नोट कर ले। प्रतिबिंब को इंग्लिश में इमेज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि प्रतिबिंब को इमेज कहते हैं, लेकिन प्रतिबिंब की परिभाषा क्या है, प्रतिबिंब कैसे दिखता है, वो परिभाषा मैं आपको प्रोवाइड अवश्य कराऊंगा। तो सुनिए इसकी परिभाषा क्या होती है। किसी वस्तु की दर्पण के समक्ष बनी आकृति को प्रतिबिंब कहते हैं। आकृति कैसे बनती है? जब हम किसी दर्पण के समक्ष किसी वस्तु को रखते हैं, अर्थात हम स्वयं खड़े हो जाते हैं, तो जो उस शीशे में हमारा जो चेहरा दिखाई देता है वो हमारा प्रतिबिंब होता है। या हम धूप में खड़े हैं, मान लीजिए 12 बजे का टाइम है, हम धूप में खड़े हैं, सूर्य से प्रकाश आता है तो हमारी जो कुछ काली काली परछाई दिखाई देती है, उसी परछाई को प्रतिबिंब कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे प्रतिबिंब कैसे दिखता है, हम कैसे देख पाते हैं प्रतिबिंब को, ये तो आप लोगों ने देख लिया। लेकिन प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं हम आपको बताएं कि प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को इंग्लिश में रियल इमेज कहते हैं और आभासी प्रतिबिंब को इंग्लिश में वर्चुअल इमेज कहते हैं। प्रश्न ये आता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब को हम पहचाने कैसे। प्रतिबिंब माना कि आपने अभी बताया, आप कहेंगे कि आपने ही बताया कि दर्पण के समक्ष बनी आकृति को प्रतिबिंब कहते हैं। सही बात है, लेकिन ये प्रतिबिंब है कैसा, आभासी है या वास्तविक, ये जानकारी जानना बहुत जरूरी है। और प्रतिबिंब में यही इम्पोर्टेंट भी है। तो हम आपको बहुत ही आसानी पूर्वक बता देंगे कि आभासी प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा है। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और आप जान जाएंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा। आप केवल चित्र देखेंगे और आप बता देंगे कि ये वास्तविक है या आभासी। कैसे, हम आपको बताएंगे ऐसे। आइए गौर करते हैं इस वीडियो के अंतर्गत। पहला नाम लिखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। तो हेडिंग आइए मेरे साथ, वास्तविक प्रतिबिंब अर्थात रियल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, अब पहली बात करते हैं कि इसका चित्र क्या होता है। मैंने आपको परिभाषा बताई है और उस परिभाषा से ही मैं इसका चित्र बनाऊंगा।
परिभाषा अपने दिमाग में रखिए, चित्र आप जान जाएंगे, या चित्र मैं बता रहा हूं तो चित्र दिमाग में रखिए, परिभाषा आप चित्र से लिख सकते हैं। दोनों एग्जाम्पल अपने दिमाग में रखिए। यदि आप एक भूल जाते हैं तो एक अवश्य रखिए दोस्तों, आप अपनी मंजिल में सफलता प्राप्त करेंगे। यदि मान लीजिए वास्तविक प्रतिबिंब का चित्र बनाने को आ गया तो परिभाषा यदि आपको याद है और चित्र भूल गए तब भी आप चित्र को बना सकते हैं। यदि आप चित्र याद है आपको, परिभाषा यदि आ गई, परिभाषा आप भूल गए तो आप चित्र के माध्यम से परिभाषा भी बना सकते हैं। तो देखिए कैसे कवर करते हैं, हमारे वीडियो के साथ फॉक्स डालिए और देखिए। मान लीजिए कोई दर्पण है, कैसा दर्पण है अभी हम आपको बताएंगे कि दर्पण के बारे में सारी जानकारी देंगे। फिलहाल में कॉल करिए। इस दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये हमारा ध्रुव है, ये फोकस है। अब मान लीजिए कोई वस्तु है। बात यह थी कि सर जी वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा क्या होती है, तो पहले इसकी परिभाषा सुन लीजिए वास्तविक प्रतिबिंब की। चित्र मैं आपको बना के दिखाऊंगा, पहले परिभाषा भी सुन लीजिए इसकी परिभाषा क्या होती है। किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराकर किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उन्हीं किरणों को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। कैसे मिलती हुई दिखती हैं देखते हैं। किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराकर, पहली किरण टकराती है मुख्य अक्ष से निकल जाती है, दूसरी किरण आती है ध्रुव से टकराती है और यूं वापस लौट जाती है, और ये दोनों किरणें किसी बिंदु पर हमको मिलती हुई दिखाई देती हैं। अर्थात इसके कुछ नियम भी हैं। वास्तविक प्रतिबिंब के अंतर्गत उसका प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है तथा उल्टा होता है। समझ रहे हैं आप? वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से छोटा तथा उल्टा और वास्तविक होता है। अर्थात वास्तविक का मतलब हमको दिखाई देता है। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके उस प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। एक बार एग्जाम में आया था कि पर्दे पर प्राप्त किया जाने वाला प्रतिबिंब कहलाता है डैश डैश। ऑप्शन था आभासी प्रतिबिंब, दूसरा था वास्तविक आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, ये दोनों इनमें से कोई नहीं। तो सही था वास्तविक प्रतिबिंब, क्योंकि इसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। मतलब जिसे हम देख सकते हैं उसे हम पर्दे पर भी प्राप्त कर सकते हैं, तो उसी प्रतिबिंब को कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब अर्थात रियल इमेज। यानी कि वो फोटो जो हमको दिखाई देता है रियल इमेज कहलाता है। तो इसीलिए इसका नाम रियल इमेज रखा गया है। तो चित्र आपने देख लिया कि किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराकर किसी वस्तु पर मिलती हैं, किसी बिंदु पर मिलती हैं, तो उसी बिंदु पर एक प्रतिबिंब बनता है। उसी प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब करते हैं। ठीक है, तो ये चित्र है इसका, इसे एन दे दीजिए, इस वस्तु को ए डैश नाम दे दीजिए, ये प्रतिबिंब है इसको ओ डैश नाम दे दीजिए। ठीक है, चित्र यदि आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे अगले प्रतिबिंब की, जिसका नाम है आभासी प्रतिबिंब। आभासी मतलब आभास किया जा सके, जिस प्रतिबिंब को आभास किया जाता है, इसका नाम ही है आभास। महसूस केवल आभास कर सकते हैं, देख नहीं सकते। तो देखिए नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे हम आभासी प्रतिबिंब। इसे इंग्लिश में कहते हैं वर्चुअल इमेज।
कैसा होता है और करते हैं आभासी प्रतिबिंब। हर एक प्रतिबिंब की हम इंग्लिश भी लिखते चल रहा हूं। यदि आपको इंग्लिश की आवश्यकता है तो आप लिख सकते हैं, और यदि नहीं है तो आप हिंदी में ही लिखिए, ठीक है। अब इसकी परिभाषा क्या होती है तो सुनिए, इसकी परिभाषा क्या होती है। किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से टकराकर किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसी को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यार मिलती हुई प्रतीत होती हैं, दिखती नहीं है। वह प्रतिबिंब जिसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, उस प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, अर्थात वर्चुअल इमेज कहते हैं। पर्दे पर प्राप्त क्यों नहीं किया जा सकता है और मिलती हुई प्रतीत क्यों होती है, ये चित्र के माध्यम से हम बात करेंगे। इसका चित्र कैसा होता है अभी हम बनाने जा रहे हैं आपको दोस्तों। इसका चित्र अभी आप देख सकते हैं। यदि आपके दिमाग में चित्र है और किसी ने परिभाषा आपसे पूछ दी तो चित्र से भी आप परिभाषा बना सकते हैं। ऐसा चित्र मैं आपको साधारण पूर्वक बना के दिखा दूंगा। देखिए, किसी वस्तु से आने वाला प्रकाश दर्पण से टकराकर चित्र नहीं सही बन रहा है। ये हमारा ध्रुव होता है, इसको हम P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। दूसरी प्रकाश की किरण आती है, ध्रुव से टकराती है और यूं उठ जाती है, और ये दोनों प्रकाश की किरणें यूं हमको कहीं पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। कहां पर होती हैं? इनफाइनाइट। देखिए दोस्तों, यहां पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। देखिए ये यहां पर हमको मिलती हुई प्रतीत हो रही है, अर्थात इनको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। इसका मतलब यह नहीं कि आभासी प्रतिबिंब में प्रतिबिंब नहीं बनता है, प्रतिबिंब बनता है, परंतु इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। केवल हमको प्रतीत होती है कि प्रकाश की किरणें मिल रही हैं। ऐसी दो रेखाएं यूं आए, ये हमको प्रतीत हो सकती हैं। ये देखिए, मान लीजिए ये ऐसी आई, ये हमको प्रतीत ही हो रही हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कहां पर मिलेगी। लेकिन आप वास्तविक प्रतिबिंब में हमें प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई देता है, वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। लेकिन इसमें प्रतिबिंब वास्तविक होता, आभासी होता है, वस्तु से बड़ा होता है, उल्टा होता है। देखिए, पहला आभासी प्रतिबिंब होता है, वस्तु से बड़ा होता है तथा उल्टा होता है। उल्टा तो होता है, कैसे उल्टा होता है? प्रकाश वस्तु ये है, अब टकराता है तो उसकी प्रतिबिंब यहाँ पर बन रही है, तो ये उल्टा तो हो ही रहा है, लेकिन कैसा है अब आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा मुख्य अक्ष है, लेकिन अब इससे वस्तु तो इतनी बड़ी है, कल्पना करिए ये इतनी बड़ी, लेकिन प्रतिबिंब कितना बड़ा दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा, तो वस्तु से बड़ा। तो दोस्तों, हमने प्रकाश के बारे में प्रतिबिंब के बारे में जानकारी प्राप्त की है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब। तो हमने दोनों प्रकार के प्रतिबिंब का चित्र भी बना के दिखा दिया है, आपको परिभाषा भी दे दी है, तो आप समझ चुके होंगे।
और आसानी से पहचान भी सकते हैं कि कौन सा चित्र कौन सा प्रतिबिंब का है और कौन सा प्रतिबिंब कैसे बनता है और कौन सा प्रतिबिंब है जो आप और पेपर में आ गया तो आप बता सकते हैं कि कौन सा प्रतिबिंब है। मैंने इतनी आसानी पूर्वक बता दिया है। और अब चलते हैं इससे आगे। तो देखिए दोस्तों, अब इससे आगे हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं। जो कुछ भी पढ़ाने वाले होंगे आपके लिए बहुत ही बल्कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ हमारे एंड तक और हमारे चैनल लेट्स अर्न अवर फ्यूचर को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों, महान पुरुष वो नहीं है कि जो स्वयं की सफलता के लिए प्रशंसा करे, बल्कि महान विद्वान महापुरुष महाज्ञानी वो है जो स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी सफलता दिलाने में संघर्ष करे, प्रयत्न करे और उसको सहायता प्रदान करे। तो देख रहे हैं आप, मैं तो आपको सफलता दिलाने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, तो आप भी कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे चैनल का नाम तो आपको पता ही होगा, लेट्स शाइन अवर फ्यूचर। हमारे चैनल का नाम ही ऐसा है, शाइन मतलब चमकता रहे, अवर मतलब हमारा और आपका, फ्यूचर मतलब भविष्य। मतलब यदि आप हमारे चैनल के साथ बने रहे तो चमकता रहेगा भविष्य आपका और आपके साथ हमारा भी, है ना दोस्तों। तो चलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। अब हम आपको इससे आगे बताएंगे दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण हमको दिखाई कैसे देते हैं, दर्पण की आवश्यकता क्या होती है, ये सारी जानकारी हम दर्पण के अंतर्गत आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो देखिए दोस्तों, ध्यान से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। आपको ऊंचाइयों तक जाना है, ऊंचाइयों तक हम आपकी मदद करेंगे आपको ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए, लेकिन आपको मेरे साथ साथ आपको भी संघर्ष करना पड़ेगा, तभी आप अपनी मंजिल में हर एक सीढ़ी पर सफलता प्राप्त करेंगे, है ना दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग नहीं लगाते हैं, दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण, ठीक है दोस्तों। अब गोलीय दर्पण के बारे में आपको बताएंगे, गोलीय दर्पण कैसा होता है, कितने प्रकार का होता है। पहले गोलीय दर्पण की परिभाषा आपको देंगे, फिर इसके प्रकार बताएंगे और प्रकारों के बारे में भी हम आपको परिभाषा सहित बताएंगे विद चित्र के माध्यम से। तो देखिए गोलीय दर्पण क्या होता है। वह गोला जो किसी दर्पण का काटा हुआ भाग होता है गोलीय दर्पण कहलाता है। समझ रहे हैं मेरी बात। वह गोला जो किसी दर्पण का काटा हुआ भाग होता है गोलीय दर्पण कहलाता है। कैसा, मान लीजिए ये कोई गोला है, गोले को इंग्लिश में सर्किल कहते हैं, ठीक। अब मान लीजिए हमने इस गोले को यहां से कट कर दिया, इसको हटा दिया, ठीक है दोस्तों। तो इसी काटे हुए भाग को दर्पण कहते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को। अब बात ये करते हैं कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के दर्पण होते हैं। कौन कौन से, आइए बात करते हैं। पहले दर्पण का नाम है उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। अब बात प्रश्न ये है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, इसको हम पहचानेंगे कैसे, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसका चित्र कैसा है, ये दिखता कैसा है, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो के अंतर्गत आपको बताएंगे। और मुझे पूरा आशा है कि जब आप दर्पण के बारे में पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप पहचान सकेंगे कि ये सामने वाला चित्र किस दर्पण का है। मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप अवश्य बताएंगे। चलिए, पहला दर्पण जिसका नाम है अवतल दर्पण।
अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, इसकी परिभाषा भी डिस्कस करेंगे। अवतल दर्पण को इंग्लिश में कॉनकेव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी परिभाषा क्या होती है? अवतल दर्पण वह गोला या वह दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग परावर्तक, जिसके उभरे हुए भाग पर पारे की कलाई होती है तथा दबे हुआ भाग परावर्तक तल होता है, अवतल दर्पण कहना। एक बार फिर से सुनिए इसकी परिभाषा। वह दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग परावर्तक तल हो, उभरे हुए भाग पर पारे की कलाई होती है और दबा हुआ भाग परावर्तक तल होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। कैसे? चित्र के माध्यम से बताएंगे तब आप पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। जब चित्र आपको बता देंगे तब आप आसानी पूर्वक समझ जाएंगे कि अवतल दर्पण कैसा होता है। तो हम आइए चित्र बनाने जा रहे हैं, चित्र की तरफ ध्यान दीजिए। ये हमारा अवतल दर्पण, छोटा लिख देते हैं इसको। अब चित्र बना रहे हैं अवतल दर्पण का। मान लीजिए ये दर्पण है। मैंने क्या परिभाषा बताया? वह दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर पारे की कलई होती है अर्थात गहरा पेंट होता है तथा दबा हुआ भाग परावर्तक तल होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। चित्र से आप देख सकते हैं। तो देखिए इसका उभरा हुआ भाग अर्थात उभरा हुआ मतलब निकला हुआ, ये उभरा हुआ होता है ना, तो उभरा हुआ तो है, ये गोला है हमारा पूरा। ठीक है, इस गोले का काटा हुआ दर्पण होता है, भाग होता है। तो वह दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग उभरे हुए भाग पर पारे की कलाई अर्थात गहरा पेंट होता है और दबे हुए भाग पर परावर्तक तल होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। तो सही से इसका चित्र बना दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसका ध्रुव होता है, इस ध्रुव को पी से प्रदर्शित करते हैं। इस ध्रुव के बारे में भी हम जानकारी आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये चित्र होता है, ये चित्र, इस चित्र अवतल दर्पण का है। ये चित्र बना लीजिए और इससे वाली हेडिंग हम बताएंगे। पहले आप चित्र बना लीजिए, देख लीजिए दोस्तों। हम आपको उत्तल दर्पण के बारे में बताएंगे, उत्तल दर्पण का चित्र बताएंगे, तब आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि उत्तल दर्पण कैसा होता है। इसकी परिभाषा भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा इसी वीडियो के अंत में। नेक्स्ट, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को इंग्लिश में कॉन्वेक्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और कोई आपसे इसकी इंग्लिश पूछ देता है तो हम इसकी हेडिंग की सारी हेडिंगों की इंग्लिश भी साथ साथ लिख रहे हैं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। सारी समस्याओं को, सारी कठिनाइयों को दूर करते हुए आपके साथ चल रहे हैं। क्योंकि दिक्कत थोड़ी बहुत तो कठिनाइयां होती हैं शुरू में, जब पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि हमसे नहीं होने वाला, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, हिम्मत मत आ रही है। क्योंकि वो जीवन ही कैसा जिसमें कठिनाइयां ना हो। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं दोस्तों जब आग लगी होती है सीने में। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इसके साथ।
से कॉन्वेक्स कहते हैं। हारना मत दोस्तों, क्योंकि आपके साथ मैं जुड़ा हूं और आप संघर्ष करते रहिए, आप अवश्य अपनी मंजिल में सफलता प्राप्त करेंगे। तो देखिए उत्तल दर्पण हेडिंग पड़ी हुई है, उत्तल दर्पण के बारे में जानकारी प्राप्त कराऊंगा। मुझे पूरा आशा है कि आप कितना भी कठिन, कितना भी घुमा के आपसे उत्तल दर्पण का चित्र बना दे, आप पहचान सकते हैं कि चित्र का, उत्तल दर्पण का चित्र ये है और ये चित्र अवतल दर्पण का है। और आगे आगे मैं उत्तल और अवतल दर्पण से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा, तब आप प्रश्न भी कर सकते हैं आसानी पूर्वक। जब ये चित्र अंतिम रेखा में होगा, खत्म होने के आधार पर होगा, तब हम आपको प्रतिबिंब से संबंधित, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से संबंधित सारे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। तब आपका प्रत्येक डाउट खत्म हो जाएगा और आप आराम से आसानी पूर्वक इसके न्यूमेरिकल भी लगा सकते हैं। सारे न्यूमेरिकल करवाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। मैं आपके साथ 70% मेहनत करूंगा। 70% करने के साथ 30% आप भी कर दीजिए, तो आपके 100% डाउट क्लियर हो जाएंगे। कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा। डाउट को मिटाने के लिए आया है एक नया चैनल जिसका नाम है लेट्स शाइन अवर फ्यूचर। बने रहिए हमारे साथ, आपके सारे डाउट खत्म होंगे। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण की परिभाषा क्या होती है? वह है दर्पण, ये बिल्कुल उत्तल दर्पण बिल्कुल अवतल दर्पण के उल्टा होता है, जस्ट उल्टा। कैसा उल्टा? देखिए, वह दर्पण जिसका दबा हुआ भाग देखिए, वह दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर पारे की कलाई अर्थात गहरा पेंट होता है और उभरा हुआ भाग परावर्तक तल होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। आपसे यदि कोई परिभाषा पूछे तब आप आसानी पूर्वक बता सकते हैं। चित्र यदि आपके दिमाग में, परिभाषा मत रटिए। फिजिक्स में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप रट सकते हैं। यदि आप रटेंगे तो भूल जाएंगे, नहीं रटना नहीं है। मैं आपको ट्रिक से बता दूंगा सारी चीजें। आप परिभाषा में आपको बता, इसलिए मैं परिभाषा नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि परिभाषा आपको रटनी ही नहीं है, केवल सुननी है। आपको रटना है तो क्या? चित्र। चित्र देखिए, ये चित्र होता है उत्तल दर्पण का। ये चित्र यदि आपके दिमाग में है तो कोई भी आज से लेके 5 साल तक यदि कोई परिभाषा आपसे पूछ दे उत्तल दर्पण की, तो आप चित्र के माध्यम से बता सकते हैं। तो देखिए, चित्र की ओर गौर कीजिए, है ना दोस्तों। चित्र की तरह मैंने क्या बताया आपको? किसी दर्पण का उभरा हुआ भाग, किसी दर्पण के उभरा हुआ भाग परावर्तक तल होता है और दबे हुए भाग पर पारे की कलाई होती है। उस दर्पण को उत्तल दर्पण अर्थात कॉन्वेक्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों। दर्पण का जो बिंदु होता है मिड पॉइंट, इस बिंदु को ध्रुव कहते हैं और ध्रुव को P से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रत्येक बिंदु के बारे में हम अभी इसी वीडियो के अंतर्गत जानकारी प्राप्त कराऊंगा आपको, आप निश्चिंत रहिए। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारा उत्तल दर्पण अर्थात कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए, चित्र बनाइए और इसी के साथ मैं आपको इससे आगे लेके चलता हूँ। तो दोस्तों, चित्र बना लीजिए उत्तल दर्पण का। मुझे पूर्ण विश्वास है आपको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी और आप आसानी पूर्वक उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को पहचान सकते हैं। और फिर भी यदि कोई आपको दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट लिखिए, मैं आपका वो भी डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है दोस्तों, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि मैं आपके साथ 70% मेहनत करूंगा, आपको भी मेरे साथ 30% मेहनत करनी है। आपके 100% डाउट कैंसिल हो जाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। आइए पढ़ते हैं। तो देखिए,
ये चित्र आपने बना लिया होगा, इस दर्पण के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली होगी। अब आगे बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। परिभाषाएं मैं आपको 5 से 6 बताऊंगा और प्रत्येक परिभाषा की परिभाषा बताऊंगा, लेकिन परिभाषा आपको रटनी नहीं है, परिभाषा को समझना है। मैं परिभाषा को चित्र के माध्यम से बताऊंगा और चित्र आपको यदि सही से आपने ध्यान से दिया है तो आप, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप परिभाषा बना सकते हैं, परिभाषा को भूलेंगे नहीं। तो ठीक है दोस्तों, रटना नहीं है, चित्र देखिए, चित्र के माध्यम से हम बात करेंगे, परिभाषा भी बताऊंगा प्रत्येक। तो सर्वप्रथम अब चित्र बना लेते हैं। मैंने आपसे क्या कहा, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं दे रहे हैं, तो पहले हम हेडिंग डाल ले रहे हैं। परिभाषाएं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये हेडिंग हमारी गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो पहली परिभाषा होगी हमारी वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, तो देखिए दोस्तों वक्रता केंद्र क्या होता है, इसके बारे में आपको जानकारी अवगत कराऊंगा चित्र के माध्यम से। परिभाषा आपको नहीं रटनी है, आपको यदि रटना है कुछ तो चित्र के माध्यम से बात करेंगे। मान लीजिए हमारा गोला है, ये हमारा दर्पण है। हम जानते हैं, मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि दर्पण एक गोले का ही काटा हुआ भाग होता है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने इस गोले को डॉट डॉट करके बनाया है, इससे आप समझ सकते हैं कि जो दर्पण है इसी गोले का काटा हुआ भाग होता है। तो वक्रता केंद्र क्या होता है? उस गोले का बिंदु, उस गोले का मध्य बिंदु जिसका दर्पण काटा हुआ भाग होता है, उसी बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं। अर्थात गोले के मध्य बिंदु को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। इस मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं। ये जो गोला है, गोले दर्पण का काटा हुआ भाग है और इसी दर्पण के काटे हुए भाग के मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो परिभाषा रटने की कोई बात ही नहीं। इस वक्रता केंद्र को C से रिप्रेजेंट अर्थात C से प्रदर्शित करते हैं। आप लोगों को ये पता होगा कि इसे C से प्रदर्शित करते हैं। यदि आपको चित्र आपके दिमाग में है तो आप वक्रता केंद्र के बारे में भी बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए वक्रता केंद्र के बारे में आपने जानकारी प्राप्त। ठीक है दोस्तों, वक्रता केंद्र को C से रिप्रेजेंट अर्थात C से प्रदर्शित करते हैं। तो चित्र के माध्यम से मैंने आपको बता दिया है, आप समझ गए होंगे। अब दूसरी हेडिंग लगाते हैं जिसका नाम है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है?
इस परिभाषा को भी रटना नहीं है। यदि आपके दिमाग में, आपके मन में चित्र बसा है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप उसकी परिभाषा भी बता सकते हैं। कैसे? ऐसे। हम लोग जानते हैं वक्रता त्रिज्या क्या होती है। गोले की आधी त्रिज्या, गोले का पूरा व्यास होता है, व्यास की आधी त्रिज्या होती है। साधारण बात हम जानते हैं, लेकिन हम आपको परिभाषा के तहत वृत्त चित्र के माध्यम से सावधानी पूर्वक बता दूंगा और आप कभी नहीं बोलेंगे यदि आपने मन से, दिमाग से पढ़ा है मेरे साथ। तो देखिए दोस्तों, वक्रता त्रिज्या क्या होती है। दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। समझे दोस्तों? ये जो गोला होता है दर्पण का काटा हुआ भाग, इस दर्पण के जो बिंदु होता है, इस बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव के बारे में आपको आगे बताऊंगा, आप टेंशन मत लेना। तो ध्रुव से वक्रता केंद्र की मध्य की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और दूरी को r से रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात r से दर्शाते हैं। r, अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कैपिटल r से दर्शाते हैं या स्मॉल r से दर्शाते हैं। इसे r से ही क्यों दर्शाते हैं? क्योंकि ये एक त्रिज्या होती है गोले की, और गोले की त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस कहते हैं। रेडियस का पहला शब्द होता है r, इसीलिए इसको r से दर्शाते हैं। तो दोस्तों ये कंफ्यूजन रहेगा कि इसे r से क्यों दर्शाते हैं, तो आप समझ गए होंगे कि इसे r से क्यों दर्शाते हैं। तो अब हम तीसरी हेडिंग लगाने वाले हैं। आप वक्रता त्रिज्या के बारे में अच्छी तरीके की जानकारी जान गए होंगे। अब मैं आपको तीसरी हेडिंग के बारे में जानकारी प्राप्त कराऊंगा। तीसरी हेडिंग क्या है? तीसरी हेडिंग है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष क्या होता है? मुख्य अक्ष के बारे में बताऊंगा। अर्थात मुख्य अक्ष को यदि साधारण भाषा में मैं कह दूं, मुख्य अक्ष वक्रता त्रिज्या की ठीक दुगनी होती है। कैसे? ये पूरी दूरी यहां से लेके यहां तक की मुख्य अक्ष कहलाती है। अर्थात IM1 IM2 आप समझ सकते हैं कि मुख्य अक्ष क्या होती है। मुख्य अक्ष की दूरी आप बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि दर्पण के वक्रता, ये जो ध्रुव है ना दर्पण का, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। यहां से यहां तक की दूरी मुख्य अक्ष कहलाती है। दोस्तों इस चित्र को यदि नहीं बनाया है तो पहले इस चित्र को बना लीजिए और इसके आगे वाली घटना मैं अभी बताऊंगा। तो दोस्तों ये आपने पढ़ लिया होगा, इसको हम साफ कर रहे हैं और अगली हेडिंग के बारे में अवगत कराऊंगा मैं आपको। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे हम, जिस हेडिंग का नाम है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या, ये भी हम आपको चित्र के माध्यम से बता देंगे और आप आसानी पूर्वक समझ जाएंगे, रटने की कोई जरूरत नहीं। मुख्य फोकस, किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराकर किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। बिंदु पर मिलती हैं, उसी बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। कैसे? आइए गौर करते हैं। ये हमारा है दर्पण, मान लीजिए। मान लीजिए प्रकाश की किरण ये आई, ये मिली, दूसरी किरण आई, ये मिली, तीसरी किरण आई, ये मिली, चौथी किरण आई, मिली।
इस बिंदु को, इस किरणें मिल रही हैं, आपको दिख रही हैं, जिस बिंदु पर दिख रही हैं, इस बिंदु को फोकस बिंदु, मुख्य फोकस कहते हैं। समझ रहा है मेरी बात को? मुख्य फोकस क्या है? तो प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, उसी बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। आशा है आप समझ गए होंगे। चित्र ही बना लीजिए और हेडिंग का नाम भी डाल लीजिए। नेक्स्ट अभी से क्या आगे बताऊंगा मैं आपको। पहले आप चित्र बना लीजिए और हेडिंग डाल लीजिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ रहे हैं। अब नई हेडिंग है और लास्ट हेडिंग है, जिसका नाम है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी के बारे में बताऊंगा आपको। फोकस दूरी होती क्या है, तो उसकी परिभाषा सुनिए पहले। दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यह दर्पण का ध्रुव है। ध्रुव भी सुन लीजिए, ध्रुव। इसके अगली हेडिंग और बता दे रहे हैं आपको। ये 5 हो चुकी हैं, लास्ट 6 ध्रुव। साथ साथ ध्रुव भी जान लीजिए। ये दर्पण है, दर्पण का ये ध्रुव। दर्पण ध्रुव किसे कहते हैं? दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण, ये दर्पण है, दर्पण को स्पर्श करता हुआ एक मध्य बिंदु होता है, उसी स्पर्श बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब फोकस दूरी किसे कहते हैं? इस ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। मैंने आपको बताया अभी, प्रकाश की किरणें आई, यहां पर मिलती हैं किसी बिंदु पर, फोकस बिंदु पर। तो यहां से ध्रुव से फोकस बिंदु तक की, मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और फोकस दूरी को F से प्रदर्शित करते हैं। किसे दोस्तों? F से। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में प्रतिबिंब के बारे में बताया और दर्पण के बारे में बताया, दर्पण से संबंधित परिभाषाओं के बारे में बताया। इससे आगे मैं आपको यूवीएफ में संबंध पढ़ाऊंगा। यूवीएफ क्या होता है? यूवीएफ से एक सूत्र बनता है, नया सूत्र, 1/में F बराबर 1/में V प्लस 1/में U। इस सूत्र का निर्माण होता है। इस सूत्र के बारे में मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। तब तक मेरे वीडियो का इंतजार कीजिए और इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। तो दोस्तों धन्यवाद, और मेरे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कीजिएगा और अपने दोस्तों से कहिए, ताकि वो भी मेरे इस योगदान का लाभ उठा सकें दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।